हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ अमेरिका को। सबसे पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पनामा इस्थमस के थ्रू। तो पनामा जो इस्थमस है वो साउथ अमेरिका का कोलंबिया कंट्री उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि पनामा इस्थमस से साउथ अमेरिका का कौन सा कंट्री डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो कोलंबिया कनेक्ट होता है। अब इसके हम लैटिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें साउथ अमेरिका की तो 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो देखो ये स्टेटमेंट ही काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगा। कौन कौन सी चीज़ें क्लियर कर देगा कि 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से हम साउथ की तरफ आ रहे हैं तो 0 डिग्री भी आएगा, मतलब इक्वेटर भी यहाँ से पास होगा, और फिर 0 डिग्री से हम 55 डिग्री तक आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से पास होगा। अब अगर इक्वेटर की हम बात करें तो इक्वेटर यहाँ के 3 कंट्री से, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, तो इसका ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इक्वेटर पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटी एग्जिस्ट करते हैं तो इक्वेडोर की जो राजधानी है क्विटो, इक्वेडोर की जो राजधानी है क्विटो वो इक्वेटर के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। 0 डिग्री मतलब सन रेज जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर गिरती है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे धीरे धीरे जब हम साउथ अमेरिका को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो क्विटो में एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर पाया जाता है। उसका क्या कारण है, ठीक है, कि इक्वेटर के ऊपर भी होने के बाद में भी क्विटो में प्लेजेंट एनवायरनमेंट पाया जाता है। उसका मेन रीजन क्या है तो क्विटो जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इसकी राजधानी है कोलंबिया की बोगोटा, वो थोड़ा सा दूर, और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ये भी थोड़ा सा इक्वेटर से काफ़ी दूर। तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पास में क्विटो, फिर है बोगोटा और फिर है ब्राज़ीलिया। अब ये तो हमने देख लिया इक्वेटर। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 कंट्री से पास होता है, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो और साओ पोलो ये दो जो जगह हैं वो बिल्कुल पास में, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पराग्वे की एसुनसियन जो उसकी कैपिटल है वो भी बिल्कुल पास में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर जो चिली है, चिली का नाम सिर्फ इसकी सेप के आधार पर डाला गया है, बिल्कुल जस्ट लाइक ए चिली प्रतीत होती है, इसीलिए इस कंट्री का नाम भी चिली जैसा ही है। तो देखो ये हमने इक्वेटर के बारे में देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में देखा। अब हम देखते हैं इसके और फीचर्स। देखो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो पर्वतमाला मतलब वेस्टर्न कोर्डिलेरा यहाँ पर है वो है एंडीज माउंटेन। कोर्डिलेरा हमने कल भी देखा था कि बहुत सारे चेन ऑफ माउंटेन्स वहाँ पर पाए जाते हैं, अकेला माउंटेन नहीं पाया जाता, चेन ऑफ माउंटेन्स जो पाए जाते हैं वो एक साथ नहीं बनते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोर्डिलेरा में जो चेन ऑफ माउंटेन्स हैं वो चेन ऑफ माउंटेन्स तो पाई जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे माउंटेन्स की जो उत्पत्ति हुई वो एक ही समय हुई, अलग अलग समय पर हर माउंटेन के ओरिजिन होता है और वो चेन ऑफ माउंटेन्स के रूप में पाए जाते हैं। वो है यहाँ पर एंडीज माउंटेन्स की श्रृंखला। अब एंडीज की हम बात करें तो एंडीज नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर फैला हुआ है, और एंडीज में यहाँ पर देखो फोल्डेड माउंटेन है एंडीज। इसके अलावा यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन भी पाया जाता है, माउंट कोटापेक्सी, इसके अलावा माउंट एकांगुआ जो इसके हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पर अर्जेंटीना में पाई जाती है, माउंट एकांगुआ, और वहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन पाया जाता है। तो देखो जो हमारे इंडिया का हिमालयन जो रीजन है वो भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, लेकिन वहाँ पर तो वोल्केनिक इरप्शन नहीं पाया जाता। तो आपने ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो आपने अच्छे से रीड किया होगा कि 2 तरीके की प्लेट होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट। तो जब इन प्लेटों का आपस में टकराव होता है, एक दूसरे से टकराती हैं, तो अलग अलग तरीके की गतिविधियां होती हैं। जैसे कि
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। तो हमारे इंडिया में जो जहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स बने हुए हैं उसका मेन रीजन यही है कि वहाँ पर यूरेशियन प्लेट और हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो आपस में टकराई। टकराने के बाद में दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, जिसकी वजह से जब कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उसका मेन कारण ये होता है कि वो ज़्यादा नीचे सबमर्ज नहीं हो पाती और एक दूसरे को पुश करती रहती हैं। पुश करने के कारण ही माउंट एवरेस्ट की जो पीक है उसके लिए बोला जाता है कि उसकी पीक की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो रेगुलर बढ़ रही है। यही मेन रीजन है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता क्योंकि जो प्लेट है वो इतनी ज़्यादा नीचे तक सबमर्ज हो ही नहीं पाती कि वहाँ से वो क्या होने लग जाए, मेल्ट होने लग जाए। और जब मेल्ट होगी प्लेट तभी तो वोल्केनिक इरप्शन होगा, क्योंकि लावा बनेगा, मैग्मा बनेगा, तभी तो वो बाहर निकलेगा ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट हो गई पैसिफिक प्लेट, और ये साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट यहाँ पर टकराती हैं तो ओशनिक प्लेट भारी होती है। भारी होने की वजह से वो नीचे लेवल तक, बहुत ही गहराई तक उसका सबमर्जेंस हो जाता है, और सबमर्जेंस होने की वजह से वो जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँचती है तो वो प्लेट गलने लग जाती है, और गलने के कारण यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन पाया जाता है। जब हमने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस किया था तो वहाँ भी हमने रॉकीज माउंटेन्स को जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी वोल्केनिक इरप्शन, एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन पाया जाता है। तो ये हमने अब एंडीज को देख लिया। अब ये देखो, हमने स्टार्टिंग में जब देखा था क्विटो जो है वो इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। इसका मेन रीजन ये है कि एंडीज जो पर्वत है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, और ये जो क्विटो है वो ऊंचाई पर एग्जिस्ट करता है। तो माउंटेन पर जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। इसी का कारण है कि इक्वेटर पर पाए जाने के कारण भी ये वाली जगह जो है वहाँ पर प्लेजेंट एनवायरनमेंट पाया जाता है। अब और चीज़ हम देखें, देखो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ यहाँ पर पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इन एवरग्रीन फॉरेस्ट को बोला जाता है सालवाज के नाम से। ठीक है, सालवाज के नाम से उनको बोला जाता है। यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं इस एरिया में। तो नॉर्थ में उनको बोला जाता है लानोस, और साउथ में यहाँ पर बोला जाता है कंपोज। इसके अलावा देखो, जो कॉफ़ी जो क्रॉप है वो नेचुरली इथियोपिया में पाई जाती थी, लेकिन जब कॉलोनीज वाला एरा आया तो उसमें कॉफ़ी को ला करके यहाँ पर प्लांट किया गया। प्लांटेशन करने का मेन कारण ये था कि यहाँ पर देखो, कॉफ़ी के बारे में जब अपने एग्रीकल्चर पढ़ी होगी और जोग्राफिकल कंडीशन पढ़ी होंगी अलग अलग क्रॉप्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि कॉफ़ी को उगाने के लिए एक तो ढलवा एरिया होना चाहिए, बारिश खूब होनी चाहिए, इसके अलावा रेड सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि रेड सॉइल में जो आयरन होता है वो कॉफ़ी को एक अलग टेस्ट देता है। तो इसी का कारण है कि यहाँ पर जो प्लेटू वाला रीजन है, ब्राज़ील वाले रीजन में, वहाँ पर कॉफ़ी को प्लांट किया गया, और यहाँ पर कॉफ़ी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन वर्तमान समय में होता है। अब यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ हमेशा यहाँ पर पाए जाते हैं, और बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती रहती है। थोड़ा सा नीचे हम आए तो ये वाला जो रीजन है वो पराना पराग्वे वाला रीजन है। ठीक है, और सबसे पहली बात 30 से 40 डिग्री के बीच में हमें पता है कि ग्रासलैंड वाला, मतलब टेम्परेट जो ग्रासलैंड है, शीतोष्ण जो ग्रासलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको पंपास बोला जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग बोला जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका में वेल्स बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में उनको बोला जाता है डाउन्स, और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और यूएस में प्रेरीज और स्टेपीज के नाम से उनको बोला जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। ये जो यहाँ पर पंपास है, पंपास वाले रीजन में कमर्शियली जो एनिमल रेंचिंग होती है, एनिमल रियरिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पंपास वाला रीजन है। साउथ में अगर हम थोड़ा सा आए तो ये पुंटा एरेनास यहाँ का लास्ट पॉइंट, और इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड है टेरा डेल फ्यूगो, ये आपस में स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड्स हैं जो यूके मतलब ब्रिटेन के अंडर ये आता है। ठीक है,
तो ये हमने साउथ अमेरिका के बारे में मोटी मोटी जो जो इंफॉर्मेशन है उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, स्टालिन रिटेन्स वेटरन्स इंक्लूड्स 15 न्यू फेसेज। स्टालिन जो तमिलनाडु में नई गवर्नमेंट बनी है, डीएमके पार्टी को वहाँ पर मेजोरिटी मिली, तो स्टालिन उसके हेड हैं, उन्होंने एज ए सीएम ओथ ली और उन्होंने अपने जो वेटरन्स हैं, मतलब पहले जब उनकी पावर में उनकी गवर्नमेंट बनी थी उस समय उनके जो मंत्री थे उन्हीं को उन्होंने ज़्यादा बनाए रखा। सिर्फ 15 न्यू फेसेज उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट में जस्ट 2 वीमेन को इंक्लूड किया है। इसके अलावा 34 मेंबर कैबिनेट्स में वेटरन ज़्यादा हैं, 15 न्यू फेसेज हैं। देखो ये तो जनरल अवेयरनेस की बात होगी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनको कौन तो ओथ दिलवाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए किस तरीके का प्रोसीजर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले भी मैंने आपको बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर, वर्तमान में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए उनके पर्सपेक्टिव से स्टेट लेजिस्लेचर आपके लिए काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट साइज की अगर हम बात करें तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो कितने भी लोगों को कैबिनेट बना दिया जाता, मतलब मिनिस्टर्स का जो पद है वो दे दिया जाता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि गवर्नमेंट हर किसी को खुश करने के लिए ना सिर्फ स्टेट असेंबली में बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिनिस्टर का दर्जा दिया जाने लगा। अब जब मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है तो उनके लिए खर्चा भी ज़्यादा होता है। खर्चा ज़्यादा होता है तो एक तरीके से इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होने लगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जितनी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर आपकी लोकसभा या फिर पार्लियामेंट की जितनी पावर है, जितनी मैन पावर है, जितनी सीट है, उसका 15% से ज़्यादा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आपकी जो कैबिनेट है उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप इस तरीके की न्यूज़ पढ़ते हो तो उसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब क्लियर होने लग जाएगा ना, जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो और उसको पता चलने लग जाए कि किस तरीके से मैं इस न्यूज़ को यूज कर सकता हूँ, इसका क्या मेरे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर मेरे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपके क्लियर कब होगा, जब आपका जो सिलेबस है, जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जब आपके क्लियर विजन होगा, आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स आपको पता होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, तब आपको जा कर के ये अवेयरनेस क्रिएट होगी। और अगर ये अवेयरनेस एक बार क्रिएट हो गई तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सेकेंड न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट वांट्स फॉर्मूला ऑन ऑक्सीजन सप्लाई अहेड ऑफ थर्ड वेव। देखो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बोल रहा है, पहले उन्होंने कल जो हमने स्टडी की थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोसीजर डिसाइड करे कि 700 मीट्रिक टन जो मेडिकल ऑक्सीजन की यहाँ डिमांड है तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फुलफिल करेगी उस डिमांड को, और किस तरीके से जो प्रोसीजर होगा उसकी एक आउटलाइन हमें सौंपी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि थर्ड वेव आने के पहले ही हमें इस तरीके से प्रिपेयर होना होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई, मान लो थर्ड वेव आ जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या फार्मूला आप अपनाओगे, उसके लिए क्लियर आप हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो नेक्स्ट वेव है हो सकता है उसमें बच्चे अफेक्टेड हों, तो उसके लिए हमें समय से पहले ही तैयार हो रहने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए देखो सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशरी एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जब पेंडेमिक के समय में जो जुडिशरी एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारी गवर्नमेंट के जो हर ऑर्गन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, तो हम एक वेलफेयर स्टेट अपने कंट्री को बनाने से कभी भी नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस ईसी प्ली टू रिस्ट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स। देखो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ईसीआई ने, जब मद्रास हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और एक बात बोली कि वो एज ए मर्डरर उन्होंने काम किया है, मतलब जीनोसाइड से कम नहीं है ये, आपने एक मर्डरर की तरह काम किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि बहुत सारी रैलीज करवा दी, चुनाव इतने लंबे समय तक करवाए, जिसकी वजह से कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है वो काफ़ी फैल चुकी है। अब इसको लेकर के जब ईसीआई मद्रास हाई कोर्ट का जो रिजल्ट सामने आया उसको लेकर के वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में देखो मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो बातें बोली थी ना वो ओरल कमेंट से, मतलब जब
कम्युनिकेशन चल रहा था, जब उस बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था कोर्ट में, तो ये वहाँ के जो जज हैं उनके द्वारा ओरल कमेंट्स पास किया गया था ईसीआई को लेकर के। अब उसको लेकर के मीडिया रिपोर्टर्स ने इस बात को छाप दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि कोई भी जब जजमेंट आता है और उस जजमेंट के दौरान लॉयर्स में और जजेस के बीच में कोर्ट रूम में जो भी ओरल एक्सचेंज होता है वो सब कुछ रियल टाइम रिपोर्टेज ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो भी ओरल कमेंट्स पास होते हैं वो सब कुछ लिखना फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है, इसको आप नहीं रोक सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके की लाइव रिपोर्टिंग अगर कोई कर रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग की, तो ये तो सेलिब्रेशन की बात है, अप्रीहेंशन की बात नहीं है, मतलब भय की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या रिमार्क्स दिया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि देखो ईसीआई और हाई कोर्ट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो उनको बैलेंस ऑफ पावर, मतलब बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से मेंटेन करनी है ये उनको खुद ही डिसाइड किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मना किया है कि जब कोई आपकी बात को इस तरीके से रख रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। गुजरात हाई कोर्ट ने तो इस तरीके की लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग की थी, ताकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है जस्टिस में वो हो पाए, लोगों को पता चले कि किस तरीके से बातचीत होती है, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं कोर्ट में। ठीक है, on the nature of the remarks made by the Madras High Court, the apex court said a degree of caution and circumspection would have allayed the problems in the present case. All said and done, this is in the past and does not constitute a part of the record. The court said the remarks may have been a manifestation of anguish at the rising case of COVID. कोर्ट ने एक बात बोली कि कोविड के जो केसेज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो कोर्ट का एंग्विश है उसी के आधार पर हो सकता है कि ये रिमार्क सामने आए हों। वी मस्ट एम्फेसाइज द नीड फॉर जजेस टू एक्सरसाइज क्वेश्चन इन ऑफ द कट मार्क रिमार्क्स इन ओपन कोर्ट विच मे बी susceptible to misinterpretation. Language both on the bench and in judgments must comport with judiciary propriety. Language is an important instrument of a judicial process which is sensitive to constitutional values. जस्टिस चंद्रचूड़ नोटेड। मतलब आप रिमार्क्स पास करो लेकिन आपके रिमार्क्स जो है, जो आपकी लैंग्वेज है वो शिष्टाचार से भरी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लग जाओगे, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, जिस कुर्सी को आपने सम्मान दिया है, वो कुर्सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक सम्मान की पात्र है। काफ़ी सम्मान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक महत्वपूर्ण उसका दर्जा है और उसके आप ऊपर बैठे हुए हो। तो जब भी आप जजमेंट दे रहे हो, जब भी आप कोई ओरल कमेंट्स पास कर रहे हो, तो उसको सोच विचार कर बोलने की आवश्यकता है। उन्होंने देखो बात को भी रखा और बात को काटा भी, मतलब साथ भी दिया हाई कोर्ट का, और उसके अलावा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें भी साथ दिया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट न्यूज, EU टू डिस्कस US वैक्सीन पेटेंट प्लान एट फ्राइडे समिट। देखो WHO का एक इनिशिएटिव है और उसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया उसमें साथ दे रहे हैं कि इस समय जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके ऊपर काम नहीं किया जाए, मतलब कोविड की जो वैक्सीन है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बाहर रखा जाए, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वैक्सीन डेवलप करें और किसको, जो गरीब पुअरर जो कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज दिया जा सके और इस पेंडेमिक को ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। अब US ने भी बोल दिया है कि वो इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कोई भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब पेटेंट के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको ईज करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चीफ अजीत सिंह डाइज ऑफ कोविड-19। राष्ट्रीय लोकदल के जो हेड अजीत सिंह, उनकी डेथ हो गई कोविड-19 की वजह से। देखो ये जो अजीत सिंह थे वो IIT पास आउट थे और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई IIT ग्रेजुएट्स जिन्होंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया था, एंटर किया था। चौधरी चरण सिंह जो हमारे PM भी रह चुके हैं, उनके ये मतलब सन थे
और इनके बेटे जयंत चौधरी जो फॉर्मर एमपी हैं, इनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए। चाइना हाल्ट्स इकोनॉमिक डायलॉग विद ऑस्ट्रेलिया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो इकोनॉमिक डायलॉग होना था उसको रोक दिया है। रोकने का मेन कारण यह है कि दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर माइंडसेट को ध्यान में रखा जाता है। आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है दोनों देश चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मतलब ह्यूमन राइट्स, एस्पियोनेज और कोविड-19 का ओरिजिन, इसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया है उसने चाइना के ऊपर काफ़ी ब्लेम किया। इसी के आधार पर चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके जो रिश्ते हैं उनको लेकर के काफ़ी दोनों देशों में टेंशन चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जब कोविड-19 का इमरजेंस हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बात रखी कि पर्सनली इस चीज़ का प्रोब करना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि इस पेंडेमिक का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 5G नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए चाइना का जो टेलीकॉम जायंट हुआई है उसको भी बैन कर दिया। इस तरीके से दोनों में प्रॉब्लम जो टेंशन है वो क्रिएट हो रही है और उसी का नतीजा देखने को मिला है कि इकोनॉमिक डायलॉग जिस पर काफ़ी लंबे समय से दोनों देशों के बीच में डिस्कशन नहीं हुआ उसको रोक दिया गया है। चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है, चाइना ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों के बीच में बहुत सारी जैसे वाइन, बार्ले, कोल, इसके अलावा डेसिमेटिंग एक्सपोर्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो एक दूसरे को भेजते हैं, मंगवाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन जो ये रिजल्ट जो है वो जो प्रॉब्लम्स जो है ये जो देखने को मिल रहा है, आइडियोलॉजिकल जो डिस्क्रिमिनेशन, कोल्ड वार जो माइंडसेट जो देखने को मिल रहा है ये सही नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, तालिबान कैप्चर्स की डैम इन अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान का बार बार हम देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए आए थे यहाँ पर यूएस की सेना, लेकिन यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया। अब यूएस की जो सेना है और उनकी जो नाटो एलीज है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद में जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट हुआ 1 मई से, यहाँ पर जो तालिबान है वो रेगुलर अटैक करता जा रहा है और तालिबान ने अभी अफगानिस्तान का सेकेंड बिगेस्ट जो डैम है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो हो सकता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसको हटा करके तालिबान दोबारा से सारी पावर को अपने हाथ में ले ले। तो एक तरीके से जो देश लगभग 20 साल तक इंटरनल वॉर से जूझता रहा, जब उसमें 20 साल तक वॉर चलाने के बाद भी आप पीस एस्टेब्लिश नहीं कर सके तो यूएस जिस टारगेट के साथ यहाँ आया था उसको अचीव नहीं कर पाया। नेक्स्ट न्यूज, व्हाट्स फेसबुक्स ओवरसाइट बोर्ड। ये क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में इसलिए है कि 6-7 जनवरी को जब यूएस कैपिटल हिल में वहाँ पर वायलेंस हो गए थे तो उसके बाद में वहाँ के मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति, उस टाइम में मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट की। पोस्ट करने के बाद में फेसबुक ने उनको डिलीट कर दिया और उनके जो अकाउंट है उसको मतलब बिना कोई टाइम डिसाइड किए हुए एक लंबे समय के लिए उसको बैन कर दिया गया। और कुछ समय के बाद में फेसबुक ने अपनी ये सारी चीज़ें ओवरसाइट बोर्ड को सौंप दी। अब ये ओवरसाइट बोर्ड क्या होता है? ओवरसाइट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको शामिल किया गया है। 2018 में पहली बार इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी ताकि ये देखा जाए कि फेसबुक के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन किया जा सके, फ्रीडम को मेंटेन किया जा सके। लेकिन फ्रीडम के नाम पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पोस्ट कर दोगे। तो इस तरीके की जो फिल्टर की सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए ये ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया था। अब ये ओवरसाइट बोर्ड जो है वो किस तरीके से रूलिंग करने की उसको आवश्यकता है कि सबसे पहले तो इस ओवरसाइट बोर्ड को डिसाइड किया जाना चाहिए कि मिस्टर ट्रंप को कितने समय तक ब्लॉक किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक लंबे समय तक इनडेफिनेट सस्पेंशन आप उस चीज़ को दे रहे हो। अब इनडेफिनेट सस्पेंशन दे रहे हो तो एक गलत तरीके से आपका जो एक व्यू जा रहा है लोगों की नज़रों में वो गलत जा रहा है। जब आप कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन एक टाइम रहते हुए, वो बोलते हैं ना कि जस्टिस भी अगर मिले तो एक टाइम में मिले, अगर पनिशमेंट भी मिले तो एक टाइम में मिले, क्योंकि अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उस चीज़ की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये इनडेफिनेट जो सस्पेंशन है वो गलत है, क्योंकि इस तरीके की हरकतें, एक्टिविटीज़ अगर कोई और पर्सन करता है तो उसको पता होना चाहिए कि जब ऐसा कुछ किया जाता है
कुछ अलग तरीके की पोस्ट शेयर की जाती हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहता है, क्या नतीजा सामने आएगा। तो ये समय के साथ में रहते हुए उनके ऊपर डिसीजन लिया जाना चाहिए कि किस तरीके से ये जो बोर्ड्स की जो मीटिंग है वो डिसाइड करें कि मिस्टर ट्रम्प के ऊपर किस तरीके से क्या प्रोसीजर करना है। द बोर्ड्स वांट फेसबुक टू एक्ट क्विकली, ये जो बोर्ड है वो चाहता है कि क्विकली फेसबुक जो है वो फटाफट काम करे व्हेन इट कम्स टू कंटेंट ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर कमिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल यूजर्स। ठीक है, इस तरीके का पॉलिटिकल नेचर से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसको फटाफट आप सोल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप दिखाओ, जो आपका इन्वेस्टिगेशन है उसको आप करो, जो पेनल्टी रूट्स हैं उनको आप करो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बोर्ड बनाया गया है फेसबुक के द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जो भी बात बोली जाती हैं वो लागू होती है, बाइंडिंग होती है फेसबुक के ऊपर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बोर्ड से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आपको दे देंगे, कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे, तो इसके बारे में आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।